Hello students. So today we are going to start our next chapter, that is atomic structure, lecture number 1. A part of it you have already read in your 9th class, that is discovery of electron, discovery of proton. कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी आपने 9th में पढ़ी थी, 11th में फिर से है, although this is being deleted for the present year, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि स्कूल आपके लेट लग रहे हैं या यूँ कह लो अभी लगे ही नहीं हैं, तो ये आपका डिलीट कर दिया गया है ये पोर्शन वैसे तो सिलेबस में से, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, बट वी विल बी टेकिंग इट ए क्विक overlook over this. We are not deleting it, we will be studying it. तो आपको प्रीवियस चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ाई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एवरी मैटर वाज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स वर कॉल्ड एटम्स. ये जो एटम था डाल्टन के हिसाब से ये इंडिविजिबल था. दूसरा, डाल्टन ने इस एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं कहा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम. एटम का खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए. And what were those experiments? Those experiments were conductance of electricity or electric current through gases. It was well known that your gases do not conduct electricity under ordinary condition of temperature and pressure. एक साइंटिस्ट हैं प्लकर, उन्होंने सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को किया. वो इतने कामयाब नहीं हुए. जूलियस प्लकर 1859 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ये सब के सब. उसके बाद बहुत से साइंटिस्टों ने काम किया, क्रुक्स, थॉमसन एक्सेट्रा, एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स. So if we go by discovery of cathode rays, अगर हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे की बात करें, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था, देयर वाज ए लॉन्ग हार्ड ग्लास ट्यूब about 60 centimeter in length, sealed from both the sides. हमारे पास एक हार्ड ग्लास की ट्यूब थी, लगभग इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर थी, और इसके अंदर यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, मेटल इलेक्ट्रोड, एंड देयर वाज दिस पाइप, इट वाज टू वैक्यूम to decrease the pressure of the gas taken in the container. यहाँ पे हमने कोई गैस ली और उस गैस के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया 10⁻² से 10⁻⁴ mm ऑफ मर्करी तक. एंड अंडर दिस कंडीशन एन इलेक्ट्रिक करंट was passed through this. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो एनोड, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा हुआ है कैथोड. इस ट्यूब को हमने अंदर कोट किया हुआ था, इसकी दीवार के ऊपर एक कोटिंग की हुई थी फ्लोरिसेंट मटेरियल की, लाइक जिंक सल्फाइड. And what is a fluorescent material? A fluorescent material is a substance which when come in contact with some charged particles
स्टार्ट ग्लोइंग, चमकना शुरू कर देता है विद ए ग्रीनिश ग्लो, हरी सी लाइट के साथ चमकना शुरू कर देता है। आजकल तो हम लोग यूज़ नहीं करते, पहले जो टीवी आते थे, पुराने ज़माने में टीवी आते थे, ट्यूब होती थी उनके अंदर, कैथोड रे ट्यूब भी होती थी वो, उसमें अगर आप देखें तो, अगर किसी ने देखा हो तो उसके अंदर पहले जब उसको ऑन करते थे तो स्क्रीन पे ग्रीनिश वो होता था, वो कैथोड रे ट्यूब ही होती थी एक्चुअली। अब इसमें से हमने लगभग 10,000 वोल्ट का करंट पास करना है। आपने ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी प्रेशर पे, ऑर्डिनरी कंडीशन पे गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इस प्रेशर को रिड्यूस किया गया है। अब क्या देखा गया, जब ये करंट पास किया गया, देन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रेडिएशंस which were originated from the cathode and were traveling towards the anode was found। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अंदर जो मैटर था, कोटेड मैटर, जिंक सल्फाइड या जो भी फ्लोरिसेंट मटेरियल हमने कहा इसमें लगाया हुआ है, तो ये ट्यूब चमकनी शुरू हो गई विद ए ग्रीनिश ग्लो विच इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। और बाद में ये पता लगा कि ये रेडिएशन कहाँ से आ रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इनको? कैथोड रेज। अब इस कैथोड रे के आने के बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। कैथोड रे तो आपकी है ही है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दे पोजेस, सो वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या प्रॉपर्टीज है इनकी कैथोड रेज की? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, these rays travel in straight line। ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं? इनके रास्ते में एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया और व्हाट वी ऑब्जर्व इज शैडो ऑफ दिस कैट। ये आपका ऑब्जेक्ट था तो इसकी शैडो बनी यहां पे, परछाई। और परछाई किस वजह से बनती है? ऑल ऑफ यू नो, व्हेन रेडिएशंस आर बीइंग ब्लॉक्ड, अगर ये सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इस रेडिएशंस को रोक लेगा अपने शेप की साइज में, उतने एरिया में रेडिएशंस आगे नहीं जा पाएंगी, तो यहां पे रेडिएशंस की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। ऊपर से जो रेडिएशंस आ रही हैं, अगर वो सीधी लाइन में चल रही हैं तो सीधी क्रॉस हो जाएंगी, तो पीछे के एरिया में क्या बनेगी? शैडो बनेगी। अगर ये सीधी ट्रेवल नहीं कर रही होती तो ये क्या होता, रेडिएशन इधर उधर जिग जैग मोशन में होती तो ये वापस पीछे जाके मर्ज हो जाती, तो आपकी शैडो नहीं बननी थी। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर हम इन कैथोड रेज के रास्ते में एक हल्का सा पैडल व्हील रख दें, वी प्लेस ए लाइट पैडल व्हील इन देयर पाथ, तो हम क्या देखेंगे? दिस व्हील स्टार्टेड रोटेटिंग, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। नाउ इफ दिस व्हील इज रोटेटिंग, अगर ये रोटेट कर रहा है, मोशन में आ गया ये, इसका मतलब क्या हुआ? सम सॉर्ट ऑफ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन दिस व्हील, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा। फोर्स मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस लाइट पैडल व्हील की मोशन ने यह प्रूव कर दिया दैट दीज कैथोड रेज दे पोजेस मैटीरियल करेक्टर। इनके पास मैटीरियल करेक्टर है, दैट इज वाई दे आर exerting some force of attraction, some force on the pedal wheel which is causing the rotation of this. Now the next property, third one is
When an electric field was applied on this tube, अगर हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, then what is being observed is that their radiations, these radiations, cathode ray radiations, they started deviating towards the positive plate. ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होनी शुरू हो गई. इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, these radiations deviated towards positive plate, indicating that these are negatively charged. पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन ने ये शो कर दिया कि इनके खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. चौथी प्रॉपर्टी जो क्या थी, इफ इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें यहां पे हम, नॉर्थ पोल साउथ पोल, then also these radiations get deflected in an applied magnetic field. ये magnetic field में भी deviate होती हैं, and their direction of deflection indicate that these are negatively charged. जब ये deviate करेंगी, जैसे deviate करेंगी, वो ये indicate करता है कि ये सब की सब क्या है, negatively charged है. अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी, आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएशन हो गई. जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेडिएशंस. हाउ विल वी फाइंड इन विच डायरेक्शन दीज रेडिएशंस आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट, बिकॉज योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देर आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर, दे आर सिंपली द मैग्नेटिक पोल्स, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज. So what will the direction of deflection? For that you have to go by this. Know about this, you have already read it in the 10th thumb rule. So you will be holding this tube, you will imagine you will hold this tube in such a way, Fleming left hand rule में जो आपका है उस तरीके से इसको पकड़ेंगे और उससे आप डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेडिएशंस, एंड दैट डायरेक्शन विल बी इंडिकेटिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इट इज हैविंग. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेडिएशंस, दैट दीज रेडिएशन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. फोर्थ प्रॉपर्टी इज produce heating effect. अगर इनके रास्ते में एक हल्की सी मेटल फॉयल रख दी जाए तो वो मेटल फॉयल क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है. फिफ्थ, दे प्रोड्यूस X-rays, that is a highly energetic radiation when made incident on heavy metal surface like tungsten. अगर टंगस्टन वगैरह के सरफेस पे डालेंगे तो ये एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगी जिनको हम कहेंगे एक्स-रेज. सिक्स्थ, these radiations possess penetration effect. इनके पास पेंट्रेशन इफेक्ट है.
दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, पतली अगर मेटल फॉइल इनके रास्ते में रख दोगे तो ये उसमें से पास कर जाएंगे। 7 प्रॉपर्टीज these radiations are ionizing in nature. These radiations are ionizing in nature. Ionizing in nature से मतलब क्या है कि अगर इनको हम किसी गैस में से पास करेंगे तो ये उस गैस को आयनाइज कर देंगे। आयनाइज करने का मतलब दे विल कन्वर्ट दैट गैस इनटू आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन। सो दे हैव आयनाइजिंग इफेक्ट, दे आर आयनाइजिंग नेचर। 8th प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेडिएशंस आर दीज अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ गई तो वो फोटोग्राफिक फिल्म खराब हो जाएगी। दीज रेडिएशंस अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती है। जैसे आपकी लाइट में जाने पे फिल्म खराब हो जाती है, उसी तरीके से अगर एक्सरे किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ गई तो वो फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाएगी, आपकी एक्सपोज्ड हो जाएगी। लास्ट वन, ये जितनी भी आपकी रेडिएशंस हैं, कैथोड रेज जो हैं, इनका जो E/m रेशो है, E/m रेशो मीन्स चार्ज टू मास रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन। आपने यहां पे कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करता। इन रेडिएशन का E/m रेशो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कैथोड रेज। इसके बाद हमने प्रूव करना है दैट दीज कैथोड रेज पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द कैथोड रे, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैंने अभी बताया कि इनका E/m रेशो रिमेन कांस्टेंट irrespective of the nature of the gas taken in the discharge tube. It means जो ये पार्टिकल है जिसका जो आपका E/m रेशो अगर हम देखें इनका कैथोड रेज का, तो इनका जो E/m रेशो है दैट इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये इनका E/m रेशो है और ये हर गैस के केस में सेम आएगा। आप कोई भी गैस भर लीजिए। और ये E/m रेशो निकाला कैसे, ये निकाला था थॉमसन ने। हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी जो कैथोड रे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों फील्ड के अंदर अपने रास्ते से डेविएट करती हैं, अपने रास्ते से झुक जाती हैं किसी एक डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में इन द डायरेक्शन विच इंडिकेट दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो थॉमसन ने क्या किया, इन रेडिएशंस की साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया 90 डिग्री पे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है, तो इधर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड एक कैमरे की तरफ हो गया, एक मेरी तरफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट एक नीचे हो गई, एक ऊपर हो गई। एंड आफ्टर दैट ही एडजस्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू फील्ड्स। इन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को इस ढंग से एडजस्ट किया कि आपकी कैथोड रेज की डेविएशंस जीरो हो जाए। देयर इज नो डेविएशन ऑफ कैथोड रेज एट ऑल। देन बाई applying the mathematical formula for the applied magnetic field and electric field and the strength of the magnetic field, he was able to calculate E/m. Those mathematical calculations are not in our syllabus. They are beyond the scope of 10+1. So I am not going to discuss that. तो E/m रेशो निकाला।
उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं R.A. मलिकन। इन्होंने चार्ज निकाला, चार्ज दैट इज E present on the cathode ray particle, and his famous experiment was Mulliken oil drop method, oil drop experiment, oil drop experiment। इसमें क्या था, एक बॉक्स लिया उन्होंने, उस बॉक्स के ऊपर एक हल्का सा छेद रख दिया, इस चैम्बर के अंदर उन्होंने जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्लेट लगाई, इलेक्ट्रिक प्लेट। इन प्लेट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक होल कर दिया ऊपर वाली प्लेट में, और इसके अंदर भर दी गैस, और इसके अंदर डाली एक्सरेज। एक्सरेज आर वेल नोन टू बी आयनाइजर, तो वो आयनाइजर है। यहां से उन्होंने एक जेट के थ्रू ऑयल ड्रॉप किया। अब नेचुरल सी बात है, जब ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रही है, सो इट इज एक्सेलरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो एक्सेलरेट होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे ऑयल ड्रॉप यहाँ से गिरी, इसमें से नीचे गई, तो जब ये कांटेक्ट में आई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स के साथ, तो आपका क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप आल्सो गेट चार्ज्ड। ऑयल ड्रॉप भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये जब नीचे गिर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया कि या तो आपकी ऑयल ड्रॉप का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वो ड्रॉप आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे गिरे, देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल। इन दैट केस योर ग्रेविटी फील्ड ऑफ ग्रेविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, दे विल बिकम इक्वल। फ्रॉम देयर दे कैन कैलकुलेट, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द चार्ज और apply the electric field in such a large amount that drop does not fall at all, उसका गिरना ही बंद हो जाए। then by calculating the field strength etc we can calculate the E। तो E पता लग गया, और E हमारा आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस नेगेटिव तो मैंने बता ही दिया था, नेगेटिव पार्टिकल है। तो ये हमारा E आ गया मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से, ये हमारा E बाई एम आ गया। नाउ बाई यूजिंग दीज टू वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल। हम कैथोड रे पार्टिकल के मास को निकाल सकते हैं। मास किसके बराबर होगा, अगर मैं E को E बाई एम से डिवाइड कर दूं, देन it will be 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.76 into 10 की पावर 8। ये ऊपर आपका कूलम में है, नीचे ये कूलम पर ग्राम में है, तो कूलम से कूलम कट गया, ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो वेट किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.76 into 10 की पावर 8 ग्राम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1.6, क्योंकि मैंने डिवाइड नहीं किया है, तो लेट मी चेक द कैलकुलेशन। सॉरी, ये कैलकुलेशन आपका जब करेंगे आप 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम ये आएगी, और इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब ये जो पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जिसका मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट यूनिवर्सली in each and every gas. Why? Because E by m was constant for each and every gas, so we can say that it is a fundamental particle. Fundamental particle means that particle which is found in each and every substance.
So this is your discovery of cathode ray, E by M ratio, determination of charge and determination of mass. Now let us know from where your cathode rays originate. आपकी कैथोड रेज ओरिजिनेट कैसे होती हैं? तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज के बारे में क्या होता है कि जब हम एक हाई इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो आपका कैथोड का मटेरियल है, ये आपकी कैथोड का मटेरियल था, मैटर थी, तो ये जो कैथोड था इसमें से सबसे पहले आपके कैथोड रेज निकली फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इट वाज क्वाइट लार्ज, सो दीज पार्टिकल्स वर मूविंग, दीज कैथोड रेज वर मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड। और जैसा कि अभी बताया प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये जब गैस में से गुजरी, जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ले रखी थी, जब उसमें से ये पास करेंगी, दे विल आयोनाइज द गैस। तो आयोनाइज करने से क्या होगा, आपकी कैथोड रेज जो हैं वो और प्रोड्यूस होंगी। तो कैथोड रेज की दो जगह से ओरिजिन हो रहा है, फर्स्ट फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, वहाँ से आपकी कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही हैं। अब क्या है, इस कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद एक चीज़ दिमाग में आती है नेचुरली, उस वक्त के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आई कि हमने एटम को क्या कहा था, हमने एटम को कहा था कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है एटम के ऊपर, एटम एज ए न्यूट्रल पार्टिकल हमने उसको कंसीडर किया। और अभी हमने उसमें से क्या कहा, भाई हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था, एटम्स, किसके, गैस के। कैथोड में क्या था, कैथोड के मैटर में क्या था, एटम्स, किसके, मेटल के, जिसका कैथोड बना हुआ है। सो एवरीवेयर देयर वाज एटम। तो ये जो कैथोड रे निकली, ये कहाँ से निकली, एटम से। तो अगर एटम में से कैथोड रे ओरिजिनेट हुई और इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो नेचुरल सी बात है उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए टू मेक इट न्यूट्रल। Otherwise not possible to make the atom neutral until unless that contains some positively charged particle also. So that led to another discovery, that is the discovery of anode rays. About the anode rays we will be talking in our lecture number 2 tomorrow. So I think we are running short of time, so we should stop over here. Thank you very much.